कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि केशव के पिताजी अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं। केशव और हिमांशु को भी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए बोलते हैं। केशव तो अपने सभी खास दोस्तों को आमंत्रित करता है, पर हिमांशु के मन में चोर था, इसीलिए उसने ऐसे कुछ दोस्तों को बुलाया था जिनसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। पार्टी में केशव के बुलाने पर निशा भी आती है, क्योंकि उसके मन में हिमांशु को लेकर संदेह हो चुका था। इसीलिए वो अवश्य ही जाकर देखना चाह रही थी कि आखिर माजरा क्या है। और पार्टी में आकर तो वो शॉक्ड ही हो जाती है कि हिमांशु शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे का पिता भी है। हिमांशु भी निशा को पार्टी में अचानक देखकर सकपका जाता है, निशा से हेलो की औपचारिकता करता है और भागकर गार्डन की तरफ चला जाता है। निशा वहीं जाकर एक थप्पड़ मारती है और रोती हुई अपने घर चली जाती है। अब आगे निशा रोती हुई केशव के घर से निकलती है और ऑटो करके बैठने लगती है। तभी पीछे से नेहा भी आकर ऑटो में बैठ जाती है, साथ ही अपनी दीदी को शांत कराती है कि घर चलकर बात करते हैं। दीदी, अभी आप शांत रहो, रो मत। घर पहुंचते ही नेहा हिमांशु की सारी सच्चाई निशा को बता देती है। निशा नाराज होकर नेहा से बोलती है कि नेहा, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। नेहा, दीदी पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो, फिर कोई फैसला लेना, अब कहने सुनने को बचा क्या है। नेहा और फुट फुट कर रोने लगती है। अभी बहुत कुछ बचा है दीदी, किसी एक के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और फिर ऐसे दगाबाजों का तो जिंदगी से दूर चले जाना ही बेहतर होता है। जितना जल्दी दूर जाए उतना ही अच्छा है। बल्कि यूं कहिए कि ये तो अच्छा ही हुआ जो समय रहते हिमांशु जी की सच्चाई सामने आ गई और संभलने का मौका मिल गया, वरना देर हो जाती तो सचमुच में 3-3 जिंदगियां खराब हो जाती। निशा, लेकिन मेरे जज्बातों का किया जो अब तक हिमांशु खेलता रहा। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ दीदी, इसीलिए कह रही हूँ, ऐसे लोगों को भुला देने में ही समझदारी है। नेहा, तुझे सब कुछ पता था, फिर भी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। दीदी, मैं चाहती थी आप सब कुछ अपनी आंखों से देखे। हो सकता है मेरे बताने पर आपको विश्वास ना होता, और मुझे भी अभी 5-6 दिन पहले ही असलियत पता चली, क्योंकि केशव मुझसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर उसके पापा ने उसका हौसला बढ़ाया, तब उसने मुझे बताया। दरअसल कहानी शुरू होती है उस दिन से जब केशव हमारे घर पहली बार आया था और उसने कहा था कि यहाँ से निकल रहा था, इसीलिए आ गया। जबकि सच्चाई तो ये थी कि वो हमारा घर जानता ही नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हिमांशु का पीछा करता हुआ आया था। केशव और उसके पापा जी को हिमांशु की गतिविधियों पर संदेह था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ पता लगाने की सोची। केशव जब हमारे घर आया तो उसको ये पता नहीं था कि ये हमारा घर है और हिमांशु हमारे घर आती है। शायद आपको याद भी होगा, मुझे देखकर केशव शॉक्ड भी हो गया था। फिर बहाने बनाने लगा कि मैंने तो ऐसा शॉक्ड होने का नाटक किया था, मुझसे मिलने ही आया था, घर पर ऐसा बोल दिया था, पर यह सच नहीं था। फिर केशव घर जाकर सारी बात अपने पापा जी को बताता, तब उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करो। केशव ने मुझे जब यह सब बताया तो 2 दिन तक मैं खुद कसम में थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। फिर बहुत सोच विचार कर मैंने निर्णय लिया कि हिमांशु जी को सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरी बहन की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि एक पत्नी के रहते दूसरी महिला का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और साथ ही एक बेटे के पिता है। फिर हमने व केशव ने मिलकर यह योजना बनाई। अब जो सच था हमने आपको बता दिया, आप खुद सोचिए कि हम लोगों ने गलत किया या सही। निशा, नेहा, मेरे समझ ही नहीं आ रहा है क्या गलत है और क्या सही। मैं तो बस इतना ही सोच रही हूँ, हिमांशु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नेहा, अच्छा आप चलकर अभी आराम कीजिए, अभी कुछ मत सोचिए, हम इस बारे में कल बात करेंगे। और नेहा निशा को उसके कमरे में ले जाकर छोड़ती है। फिर कुछ देर उसके पास बैठी रहती है।
जब निशा सो जाती है तब नेहा अपने कमरे में आ जाती है और केशव के फोन का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होती है, सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। घर में सोमनाथ जी, मालती, हिमांशु, केशव, नीलम, नीलम का बेटा सोनू, आरती, अभिजीत और वरुण, इतने लोग बचते हैं। केशव को नेहा और उसकी दीदी की फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसने अपने कमरे में पहुंचकर नेहा को फोन लगाकर सब हाल चाल लिया। आरती ने भी ध्यान किया कि हिमांशु नीलम से कटा कटा रहता है, पर क्यों वह नहीं समझ पाई थी। नीलम अपनी भाभी के साथ बेटे को लेकर लेट जाती है। तब आरती ने कहा, नीलम दीदी आप अपने कमरे में लेट जाइए, मैं आंटी जी के पास सो जाऊंगी। भाभी तुम 2-4 दिन के लिए ही तो हो, कुछ और वक्त तुम्हारे साथ रह लूं, फिर तो कमरा है ही, कमरा कहाँ चला जाएगा। और नीलम हंसने लगती है, लेकिन आरती ने भांप लिया था कि नीलम की हंसी में भी कहीं न कहीं उदासी है। लेकिन आरती ने अभी कुछ भी बोलना या पूछना उचित नहीं समझा। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही, फिर नींद आ गई। दूसरी तरफ निशा तो सो गई थी, पर नेहा की नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह दीदी के लिए परेशान थी और अपने बारे में भी सोच रही थी कि इस वाक्य के बाद कहीं उसके रिश्ते में तो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर अपने आप को तसल्ली देती है कि जो भी होगा देखा जाएगा, विधाता की मर्जी। दूसरे दिन सुबह जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं तो केशव की माँ ने केशव से पूछा, मालती जी क्यों केशव बेटा, कल निशा और उसकी बहन जल्दी ही पार्टी से चली गई थी। मैंने सोच रखा था सबके जाने के बाद उससे कुछ बातें करूंगी, फिर देखा तो कहीं दिखी ही नहीं। केशव, हाँ माँ, भाई ने आपको बताया नहीं। दरअसल नेहा की दीदी भाई के ऑफिस में ही काम करती है और भाई ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था, पर निशा दीदी को नहीं बुलाया था, जबकि वो भी अच्छी दोस्त है, इसीलिए वो नाराज होकर पार्टी से चली गई थी। बस इसी वजह से नेहा को भी अपनी दीदी के साथ जाना पड़ गया। हिमांशु से मुखातिब होकर व्यंग्यात्मक लहजे में, केशव क्यों भाई, आपने माँ को नहीं बताया था। सोमनाथ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पिछली रात पार्टी में उन्होंने निशा और उसकी बहन को जाते हुए भी देख लिया था, परंतु वो अनजान बने हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तमाशे का बाकी मेहमानों पर या नीलम और उसके मायके वालों पर भी कोई भी असर पड़े। उनका काम भी हो गया था शांतिपूर्वक और बात भी नहीं बिगड़ी, यही तो वो चाह रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सिर्फ अपनी बहू और बेटे की ही चिंता थी, उन्हें निशा के भविष्य की भी चिंता थी। इशारों में उन्होंने ही नेहा को निशा के साथ घर भेजा था। मालती जी नहीं, मुझे तो हिमांशु ने कुछ नहीं बताया था। क्यों हिमांशु, तुमने निशा को क्यों नहीं बुलाया था। हिमांशु, भला अब क्या बताता, झट से झूठ बोल दिया। माँ मैंने सोचा था कि केशव तो नेहा को बोलने जाएगा ही, तो निशा को भी बोल देगा, अब अलग अलग बुलाने क्या जाना। सोमनाथ जी और केशव एक दूसरे की कनखियों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मालती, अब ये कौन सी बात हुई भला, तुम्हारी दोस्त है, और जब तुमने अपने सब दोस्तों को बोला था तो उसको भी बोलना चाहिए था ना, उसका भी नाराज होना लाजमी है। हिमांशु के कुछ भी बोलने से पहले केशव बोल पड़ता है, केशव अब जाने भी दीजिए माँ, भाई से गलती हो गई, अगली बार वो ध्यान रखेंगे। क्यों भाई, सही है ना। हिमांशु बिना कुछ बोले प्रत्यक्ष में हाँ में सिर्फ सिर हिला देता है। नीलम, आरती, अभिजीत और वरुण सिर्फ उनकी बातें सुन रहे थे। उनके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या माजरा क्या है। सोमनाथ जी, अच्छा सब लोग नाश्ता करो, अब ठंडा हो रहा है, कल की बात कल पर ही जाने दो, जो बीत गया सो बीत गया। अभी तक हिमांशु भी अनजान ही था कि ये पापा और केशव का ही किया धरा है सब, और इन सब में निशा की बहन भी साथ है, और शायद अब कभी भी पता लगने वाला नहीं था, क्योंकि निशा का साथ तो कभी मिलने वाला है नहीं। सब नाश्ता करके अपनी अपनी दिनचर्या पर लग जाती हैं। आरती नीलम के साथ खाने पीने की तैयारियों में लग जाती है। मालती जी पूजा पाठ ध्यान कीर्तन के लिए मंदिर चली जाती हैं। तब तक आरती नीलम की रसोई तैयार हो चुकी थी। मालती जी और सोमनाथ जी, हिमांशु और केशव भी लंच के लिए घर आ चुके थे।
इस समय कोई भी लंच बॉक्स साथ नहीं ले जा रहा था, क्योंकि कार्यक्रम की व्यस्तता थी और हैवी नाश्ता भी हो जाता था। साथ ही इसी बहाने आरती, अभिजीत और वरुण के पास बैठना उठना भी हो जाता था। सभी एक साथ लंच के लिए बैठे हुए थे। नीलम और आरती सबको परोसकर खिला रही थी। सोमनाथ जी, नीलम और आरती बेटा, आप लोग भी सबके साथ बैठ जाओ। खाने पीने में आनंद आ जाएगा। हम सब जरूरत के मुताबिक एक दूसरे को सर्व कर लेंगे। आरती, कोई बात नहीं अंकल जी, हम थोड़ी देर से बैठ जाएंगे। सोमनाथ जी, अरे नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेटियां ही तो हो। पूरा परिवार साथ में खाना खाने बैठता है तो आनंद आ जाता है। सोमनाथ जी के आग्रह करने पर नीलम और आरती भी साथ में लंच करने बैठ जाती हैं। खाने से निवृत्त होने के बाद वरुण ने बोला, अंकल जी, अब हमें कल भाभी को लेकर वापस निकलना होगा। घर पर माँ अकेली है। सोमनाथ जी, अरे नहीं बेटा, अभी तो 2-4 दिन आप लोगों को रुकना पड़ेगा। पिछली बार भी जल्दी चले गए थे, ये बोलकर कि अगली बार रुकेंगे। इस बार तो अभी 2-4 दिन ठहरना ही पड़ेगा। अभी काम के चक्कर में हमारी ढंग से बातें भी नहीं हो पाई। अभिजीत, वो दरअसल घर पर माँ अकेली है, इसीलिए पापा जी भी इस समय बाहर गए हुए हैं, वरना मेरी छुट्टी तो अभी 2 सप्ताह की ओर है। कोई बात नहीं, बड़ी बहन को बोल दो 2-4 दिन के लिए आ जाए माँ के पास। हाँ अभिजीत भाई, अभी 2-4 दिन तो रुकना बनता है। आरती भाभी भी हमारे यहाँ पहली बार आई है, कहीं घुमा फिरा दे। अभी तो कार्यक्रम की व्यस्तता में कुछ हो ही नहीं पाया। अभिजीत और वरुण सोमनाथ जी और केशव की बातों से निरुत्तर हो जाती हैं। अभिजीत, ठीक है, आप लोगों की इच्छा है तो यही सही, 2-4 दिन और आप लोगों को परेशान कर लेते हैं। मालती जी, नहीं नहीं वरुण और अभिजीत बेटा, मैं तो इस समय बड़े आराम में हूँ। 2-2 बहुएं घर में काम संभाल रही है, बैठे बैठे खा रही हूँ। परेशानी किस बात की, बल्कि मुझे तो आराम मिल रहा है। सचमुच में जब नीलम रहती है तो कुछ काम भी ना करूं, कम से कम बच्चा तो संभालना ही पड़ता है। इस समय वो भी दोनों मिलकर कर लेती है। फिर इस तरह कुछ देर हंसी ठाकों का दौर चलता है, फिर घूमने फिरने की योजना बनाती हैं। इधर नीलम के ससुराल में सब लोग घूमने फिरने की तैयारी कर रहे थे। हिमांशु ने कहीं भी जाने से मना कर दिया था, यह बोलकर कि मुझे ऑफिस जाना है। केशव ने ऑफिस से 2 दिन का अवकाश ले लिया था। नीलम और आरती अभी पूरी तरह से अनजान थी कि घर पर क्या हुआ है। उधर दूसरी तरफ नेहा ने भी ऑफिस से 2 दिन का अवकाश लिया हुआ था, क्योंकि उसकी दीदी बहुत परेशान थी, इसीलिए उनको अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी। फोन करके केशव को बता दिया था। केशव मन में विचार कर रहा था कि ऑफिस भले ही न जाए, पर आज शाम को घूम कर आने के बाद नेहा के पास जरूर जाऊंगा। अपनी तरफ से एक बार दीदी को भी समझाऊंगा। आरती भाभी के कारण घर पर तो बुला नहीं सकता। सोमनाथ जी, क्या हुआ केशव बेटा, क्या सोच रहे हो, कोई परेशानी है क्या? केशव, पापा समस्या कोई गंभीर तो नहीं है, पर एक काम ऑफिस में अर्जेंट था और हमने छुट्टी का आवेदन भी लगा दिया। छुट्टी स्वीकार भी हो गई, तो अब उपस्थित तो नहीं हो सकता, न ही घूमने का प्रोग्राम स्थगित करना चाह रहा। बड़ी मुश्किल में तो ये अभिजीत और वरुण भाई ठहरे हैं, तो जरा मौज मस्ती घूमना फिरना तो बनता है। पर सोच रहा हूँ हम लोग घूम फिर कर थोड़ा जल्दी घर आ जाएंगे, तो मैं नेहा के पास जाकर वो काम उसे समझाऊंगा, तो वो संभाल लेगी। सोमनाथ जी, अच्छा तो ये बात है, तुम कहो तो नेहा को यहीं बुला ले, वो भी हमारे साथ घूमने चलेगी। केशव, नहीं पापा, दरअसल उसकी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। सोमनाथ जी, कोई बात नहीं, हम लोग शाम तक ही आ जाएंगे, फिर कल परसों घूम लेंगे बची हुई जगहों पर, तुम भी मिल आना। अब सोमनाथ जी का मजाक वाला मूड बदल गया था। निशा का नाम सुनते ही बल्कि वे भी चिंता करने लगे थे कि तबीयत को क्या हुआ, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। फिर अपने मन में ही विचार करते हुए, इतनी कमजोर लड़की तो नहीं दिखती, देखने में तो साहसी दिखती है, परंतु अभी सबके सामने केशव से पूछ भी तो नहीं सकता। सोमनाथ जी, केशव जरा गाड़ी तक आना बेटा, एक बार सब जरूरत की चीजें चेक कर ले। जी पापा, अभी आया। और केशव बाहर अपने पापा की तरफ निकल जाता है। बाहर पहुंचकर, क्या चेक करना है गाड़ी में पापा?
सोमनाथ जी, गाड़ी में कुछ चेक नहीं करना है। जरूरत का तो सामान तुम्हारी माँ ही रख लेगी। बाहर इसलिए बुलाया था कि निशा के बारे में कुछ पूछना था। क्या हुआ है उसे? अभी तुमने बताया था ना कि तबीयत खराब है उसकी। सबके सामने कैसे पूछता, इसीलिए बाहर बुलाया। केशव, हुआ कुछ नहीं है उन्हें, बस उस दिन के बाद से गुमसुम रहने लगी है। ना ऑफिस जा रही है, ना ढंग से खाना पीना कर रही है। बस एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया है। और मुझे भी हालचाल जानना ही जाना है। मेरा कोई काम ऑफिस का पेंडिंग नहीं है। सब कंप्लीट करके ही मैंने छुट्टी ली थी। सोमनाथ जी, अच्छा ठीक है, चलो अभी सब निकलते हैं। घूमकर वापस आते ही तुम नेहा के घर चले जाना। संभव हो सके तो मैं खुद भी एक दिन निशा से मिलकर उसको समझाना चाहता था, पर मेरा उनके घर जाना उचित नहीं होगा। हो सके तो घुमाने के बहाने उन्हें किसी दिन मेरे ऑफिस लेकर आओ, फिर देखना उस दिन के बाद सब सामान्य हो जाएगा। ठीक है पापा, प्रयास करता हूँ किसी दिन। चलिए सामान रखे अभी तो, वरना देर हो रही है। और फिर सोमनाथ जी सबको आवाज लगाते हैं, चलो भाई सब बाहर आओ, तैयार हो चुके हो तो निकलो, अब देर हो रही है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और निकल पड़ते हैं पिकनिक पर। 2-4 घंटे कुछ खास जगहों पर घुमा फिरा सबने और शाम को 4-5 बजे के बीच वापस भी आ गए। आते ही केशव ने अपनी भाभी से बोला, भाभी एक कप चाय पिला दीजिए, फिर मुझे जल्दी निकलना होगा। और हाँ, खाने के लिए आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा, हो सकता है मैं खा कर आऊं। नीलम बेटे को गोद से उतारने लगती है तो आरती बोलती है, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप सोनू को संभालो। फिर आरती जाकर सबके लिए चाय बना कर लाती है। केशव चाय पीकर निकल जाता है। नेहा के घर पर पहुंचकर बेल बजाता है। दरवाजा नेहा ने ही खोला। केशव, हेलो नेहा, कैसी हो? हेलो केशव, मैं तो ठीक हूँ, पर दीदी कुछ ठीक नहीं है। केशव, मैं इसीलिए तो आज यहाँ आया हूँ। आज हम दोनों मिलकर बैठकर समझाएंगे, तब शायद कुछ समझ जाए। ठीक है, तुम भी प्रयास कर लो। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। और दीदी है कि कुछ समझने को ही तैयार नहीं हो रही है। चलो उनके कमरे में ही चलकर बात करते हैं। कमरे में पहुंचकर, हेलो निशा दीदी। हेलो केशव, कहो कैसे आना हुआ और तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर पता नहीं क्यों मुझे आप ठीक नहीं दिखाई दे रही। आपने अपना क्या हाल बना कर रखा हुआ है? मुझे नेहा ने बताया आपने ऑफिस जाना भी छोड़ रखा है। ये भला कौन सी बात हुई? निशा, केशव, मेरा कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन बिल्कुल विचलित लग रहा है। नेहा, अब तुम ही कुछ समझाओ केशव, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती है। निशा, तुम लोग नहीं समझोगे, 3 वर्ष से एक धोखे की दुनिया में जी रही थी, इस बात का दर्द है, और हम भी उसकी बातों में फंसे रहे। कुछ पता लगाने की भी कोशिश नहीं की। इतना अंधा विश्वास कर लिया था मैंने उस धोखेबाज पर। केशव निशा के पास हेलो हाय की फॉर्मेलिटी करके बैठ जाता है और पूछता है, आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? निशा भी दुखी मन से जवाब देती है, क्या बताऊं केशव, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन ही खत्म हो गया। दीदी, अब आप दूसरे पहलू से सोचना चालू कीजिए। जरा सोचिए, बात यदि बहुत आगे बढ़ गई होती, जहाँ से वापस आना मुश्किल होता, फिर क्या करती आप? लेकिन ये सोचिए, ईश्वर ने आपको संभलने का मौका दिया है कि इस धोखे की राह से जल्दी बाहर आ जाए। दरअसल भाई की हठ धर्मिता यहाँ से चालू होती है। किसी दिन शायद भाभी का कोई दोस्त था, उसने फोन पर भाई से उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोला। भाई पर उस दिन से भाभी को सताने का जुनून सवार हो गया, और शायद उसी बीच आप करीब आ गई। निशा, इसी बात का तो दुख है केशव, मुझे उसको मन बहलाने के लिए मैं ही मिली थी। दीदी, आप ना सही कोई और लड़की भी होती तब भी तो गलत ही है ना। यदि भाई सही होते तो मैं उनका बराबर साथ देता।
क्योंकि किसी को चाहना, प्रेम करना गुनाह नहीं होता, लेकिन एक शादीशुदा पुरुष का किसी महिला या लड़की को धोखे में रखना गलत है। ये जानते हुए भी इस रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं है। इसीलिए मैं और पापा ने मिलकर भाई को सुधारने का बीड़ा उठाया था। यहाँ आकर पता चला कि ये तो आपके जीवन से खेल रहे हैं। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके यह बात नेहा को बताई। इस तरह हमारे इस अभियान का हिस्सा नेहा भी बन गई। बाकी उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। दीदी, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो केशव, क्या कहना चाहते हो? केशव, अब आप इसी हफ्ते से काम पर जाना चालू कीजिए और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। केशव, इस बात में बुरा मानने जैसा कहाँ कुछ था। नहीं दीदी, वो कुछ अलग बात है। लग रहा है शुरुआत कैसे करूं? निशा के बोलने से पहले ही नेहा बोल पड़ती है। केशव, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें भूमिका बनानी पड़ रही है और बोलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही है? जल्दी बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। दीदी के ही भविष्य के लिए एक बात सोची है कि दीदी आगे बढ़े। अब अपनी जिंदगी में एक लड़का है मेरी नज़र में, बहुत सुंदर, स्मार्ट और सर्विस वाला, बहुत नेक, सभ्य और सुशील। यदि दीदी चाहे तो मिल सकती है, खुद देख सकती है, पर यह सब होगा दीदी की ही मर्जी से। केशव, अब इतनी हिम्मत मुझ में नहीं बची है कि फिर से धोखा खा सकूं। क्या सोचा था हिमांशु के ही बारे में, और वो क्या से क्या निकला। मैं ये नहीं कहती कि अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगी या जिंदगी खत्म कर लूंगी, पर अभी समय लगेगा। इतना आसान नहीं है सब। हर लड़का भाई जैसा तो नहीं होता है ना दीदी। मैं भी तो उनका सगा भाई ही हूँ, पर उनके और हमारे विचार बिल्कुल अलग हैं। हमने और पापा ने बहुत समझाया भी कि भाभी की गलती नहीं है। शादी के पहले यदि दोस्ती रही भी होगी तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिर भाभी स्पष्ट तौर पर बोल रही है कि हमारे रिश्ते मर्यादा में थे, तो भाई को भी समझ जाना चाहिए। पर नहीं, अपनी जिद पर अड़े हैं। निशा, हाँ एक और बात केशव, कल को पता नहीं मेरी जिंदगी में भी ऐसा लड़का ही आ जाए जैसा तुम्हारी भाभी के जीवन में हिमांशु आया, तो मुझे भी ना अपने और हिमांशु के रिश्ते की सफाई देते देते उम्र निकल जाएगी। इसलिए थोड़ा अभी मैं शांति से सोच विचार करके ही अगला कदम उठाना चाहती हूँ, क्योंकि अंदर से बहुत बिखर गई हूँ। केशव, ठीक है दीदी, जैसा आप उचित समझे, परंतु अब इस सप्ताह से आप ऑफिस जाना जरूर चालू कर दीजिए और ऐसा रहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हाँ, एक और बात, पापा जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। क्या किसी दिन आप पापा के ऑफिस चल सकती हैं? हाँ धीरज, अवश्य प्रयास करूंगी और 2-4 दिन बाद अंकल जी से भी मिल लूंगी। अभी हिम्मत नहीं है। अच्छा दीदी, अब मुझे निकलना होगा, बहुत रात हो गई है। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। निशा, केशव, आज तुम भी हम लोगों के साथ डिनर कर लो। नेहा, जो अभी तक चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी, बोलने लगी। मैंने इसलिए नहीं बोला था कि खाने में कुछ खास नहीं बना है, रूखा सूखा खाना है तो अच्छा नहीं लग रहा था। केशव भाई, रूखा सूखा खाना क्या बना हुआ है, मुझे भी तो पता चले। नेहा, उपमा, पनीर और ब्रेड पकौड़े, खीर। केशव, वाओ, इस लजीज व्यंजन को रूखा सूखा बोल रही हो? फिर हरा भरा खाना कैसा रहता है? अब तो पक्का डिनर यही करूंगा। मुझे शक हो रहा है कि ये नेहा अपने लिए बचाना चाह रही थी, इसीलिए रूखा सूखा बता रही थी। निशा कुछ बोल नहीं रही थी, परंतु केशव को गुस्से से घूर रही थी। वो क्या है ना केशव, असल में हम लोग दोनों बहनें यहाँ अकेली रहती है। मम्मी पापा दूसरे शहर में है, तो ऐसा ही कभी कुछ बना खा लिया। आंटी जी जैसा चावल दाल रोटी सब्जी, भांति भांति की पूरी पराठे और खीर हलवा जैसी भिन्न भिन्न वैरायटी की चीजें नहीं बनाते, इसलिए नेहा ने ऐसा बोला। फिर तीनों हंसने लगते हैं। तीनों ने एक साथ डिनर किया और फिर केशव बोला, दीदी मैं निकलता हूँ, अब पापा जी का फोन आ रहा है। बाय दी, बाय नेहा अपने घर के लिए निकल जाता है। केशव नेहा के घर से वापस अपने घर पहुंचता है और घर पर फोन करके पहले ही बता चुका था
कि खाना खाकर आऊँगा, इसीलिए सब लोग खाना पानी करके अपने अपने कमरों में चले गए थे। परंतु केशव के पापा हॉल में ही केशव का इंतजार कर रहे थे। केशव के पहुंचते ही पापा ने पूछ लिया, आ गए केशव बेटा, बहुत देर लगा दी। हाँ पापा, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चल पाया। वो नेहा की बहन इस घटना के बाद बहुत परेशान है, किसी तरह से समझा बुझाकर सामान्य किया है। वैसे आप भी बोल रहे थे कि ऑफिस बुलवा कर समझाएंगे, तो कब बुलवा दूँ ऑफिस? मैं भी चाहता हूँ अब वो जल्दी से जल्दी अपने काम पर जाना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उनके परेशान रहने से नेहा का भी काम प्रभावित हो रहा है, अपने काम पर भी नहीं जा पा रही है। सोमनाथ जी, 2-3 दिन में बताता हूँ, तुम परेशान मत हो। मुझे भी इस बात की परेशानी है। वो तो ये कहो सब समय रहते पता चल गया। मैंने तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का भी देख रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। हाँ, पर यदि वो मान जाए इस रिश्ते के लिए तब बात बने। फिर बाप बेटे दोनों आपस में उस लड़के के बारे में बात करते हैं। पापा जी, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैंने तो निशा दीदी को इस बारे में सुझाव भी दे डाला। हाँ, लड़का कौन है अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने तो ये भी बोल दिया है कि आप चाहो तो एक बार मिल लो। पर निशा दी बोली कि अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची, थोड़ा समय लगेगा, अभी मुझे इसके बाद ही कोई फैसला ले पाऊंगी। हमने भी बोल दिया अभी की जैसी आपकी मर्जी। सोमनाथ जी, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैंने तो पार्टी वाले दिन ही देखकर ये मन बना लिया था, पर उस वक्त ना तो उचित अवसर था ना ही उचित माहौल। बात तो आपकी बिल्कुल सही है पापा, पर उन साहब का भी तो दिल टटोल ले, कहीं और लड़की तो पहले से ही जीवन में नहीं है, वरना क्या मतलब होगा लोगों के झूठे सपने देखने का। अरे हाँ, हमने तो इस बारे में अभी विचार ही नहीं किया था। केशव और सोमनाथ जी की बातें चल ही रही होती है कि इतने में हॉल में आवाज सुनकर मालती जी आ जाती है और पूछती हैं, ये बाप बेटे आधी रात में किसकी शादी करवा रहे हो? सोमनाथ जी, रात में तो नहीं मालती, शादी तो दिन में ही होगी। और वो मेरी शादी की बातें चल रही है, वो क्या है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। पता नहीं मेरा फोटो कहाँ से लड़की वालों के हाथ लग गया है, पर यदि तुम इजाजत दे दो तब ना होगी। बस यही बातें केशव से चल रही थी। केशव भी हंसने लगता है। मालती जी, छी छी, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए? जवान बच्चों के पिता हो। और तुनक कर कमरे में जाने लगी तो सोमनाथ जी ने हाथ पकड़कर खींच लिया और बोले, अरे गुस्सा मत हो, आओ बैठो तो पहले, कहाँ चल पड़ी? मालती जी, अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम रात भर शादी ब्याह करते रहना। सोमनाथ जी, सुनो तो पहले 5 मिनट, मुझे भी तो सोना है, मुझे भी कोई जगराता नहीं करना है। मालती जी वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं और वो अभी भी चेहरे पर नाराजगी की मुद्रा दिखा रही थी। फिर सोमनाथ जी ने ही बोलना शुरू करते हैं, मालती, दरअसल हम नेहा की बड़ी बहन की शादी की बात कर रहे थे, तब ना हमारे केशव का रास्ता साफ होगा। तुम भी तो कहती हो कि जल्दी से जल्दी केशव की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, फिर तीर्थ यात्रा पर चले। अरे वाह, हमारी नज़र में तो एक बढ़िया सा लड़का भी है, और उसी लड़के का नाम सुजाती है जिसको सोमनाथ जी और केशव ने बोला था। तब तो फिर हम तीनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अभी पापा और मैं भी यही बातें कर रहे थे। फिर तीनों इस बात से सहमत होते हैं कि पहले लड़के से तो बात कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो उसकी जिंदगी में भी कोई लड़की हो। सोमनाथ जी, अच्छा ठीक है, अब बहुत बातें हो चुकी, बहुत रात हो चुकी है, जाओ केशव सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट पापा, गुड नाइट माँ। फिर इतना बोलकर केशव अपने कमरे में सोने चला जाता है। सोमनाथ जी और मालती जी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन पुनः पिकनिक का सिलसिला चालू हुआ और सभी खास जगहों पर घूमकर आने के बाद दैनिक दिनचर्या चालू हो जाती है। अब नीलम की भाभी आरती और उसके छोटे भाई अभिजीत और वरुण की आज आपस में जाने की भी बात चल रही थी, इसलिए नीलम बहुत मायूस थी। जिस लड़की की पति से अनबन हो उसका एक मायके वालों से ही आसरा बचता है,
और ऐसा भी नहीं कि ससुर, देवर और सास बुरे हो, परंतु अपने दिल की बातें उनसे तो नहीं शेयर की जा सकती। जो नीलम शादी से पहले तक नकचढ़ी हुआ करती थी, अब वो शादी के बाद बहुत बदल गई थी। जिस भाभी को माँ के साथ मिलकर परेशान किया करती थी, आज वो भाभी ही माँ से भी अजीज थी नीलम के लिए। और भाभी आरती भी पुरानी बातों को भुला चुकी थी, वो भी नीलम का बहुत ध्यान रख रही थी। आरती नीलम दीदी कहाँ खोई हुई हो, हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कब से आवाज लगा रही हूँ। नीलम हड़बड़ा कर बोलती है, कुछ नहीं, जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आरती, जाना तो पड़ेगा ही, हमेशा यहाँ तो नहीं रह सकते हम लोग, फोन पे मिलते रहेंगे। और आरती मुस्कुरा देती है। फिर आरती ने भी सभी बड़ों के चरण वंदन किए और गाड़ी में बैठ गई। रेलवे स्टेशन तक केशव और नीलम पहुंचाने चले गए। ट्रेन में बैठने तक सब एक साथ रहे। आरती की ट्रेन आते ही आरती, वरुण और अभिजीत ट्रेन में बैठ जाती है और भारी मन से सब अपने अपने घर की ओर चल दिए। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।